सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सन 2017 में सिर्फ हमारे भारत देश में ही 28 लाख नए केसेस पाए गए हैं और ये पूरे वर्ल्ड में फैली बीमारी का करीबन 1/4 हिस्सा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी संक्रामक, खतरनाक एवं वर्ल्ड वाइड बीमारी है जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम देसी भाषा में टीबी की बीमारी भी बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में संपूर्ण जानकारी। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है ट्यूबरकुलोसिस आखिर में होता क्या है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है एवं यह बीमारी सामान्यतः ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि हवा के द्वारा, यानी कि जब भी कोई टीबी का मरीज खांसता है या चीखता है तो उसके श्वसन तंत्र से कुछ ड्रॉपलेट वातावरण में फैल जाती हैं। जब भी कोई सामान्य व्यक्ति श्वास लेता है तो ये वातावरण में फैली जो ड्रॉपलेट होती है सामान्य व्यक्ति के श्वास द्वारा उसके लंग्स या फेफड़ों में चली जाती है, जो कि उसके लंग्स को प्रभावित कर सकती है एवं धीरे धीरे यह बीमारी सामान्यतः दूसरे अंगों में भी फैल जाती है, जैसे कि लिम्फ नोड, ब्रेन हो गया, स्पाइन हो गया या किडनी हो गया, तो इनका भी टीबी हो सकता है। जैसे ही ये दूसरे अंगों में फैलता है तो ये संक्रामक बीमारी नहीं मानी जाती है। जब तक ये हमारे श्वसन तंत्र में है तभी तक यह बीमारी संक्रामक मानी जा सकती है। और इस ट्यूबरकुलोसिस वर्ड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ट्यूबरकल यानी कि राउंड नोडुल या स्वेलिंग, दैट मीन्स नोड बन जाती है राउंड टाइप की और साथ ही साथ स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। ओसिस यानी कि कंडीशन, यानी कि इट इज़ द कंडीशन ऑफ राउंड नोडुल या स्वेलिंग, यानी कि लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पर नोड बन सकती है, तो इस प्रकार की कंडीशन को ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है। जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर इसका मुख्य कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जबकि एनिमल्स के अंदर इसका मुख्य कारण माइकोबैक्टीरियम बोविस माना जाता है। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्टर। हमारे शरीर के अंदर कुछ कारक इस प्रकार के होते हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस हमारे शरीर में फैल सकता है। जैसा कि सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में फाइट कर सकता है, उसको किल कर सकता है। लेकिन कभी कभी किसी कारणों की वजह से, कि जैसे कि दवाइयों की वजह से या उसके अलावा बीमारियों की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हमको वो टीबी हो सकती है। तो कुछ कारक हैं जैसे कि HIV/AIDS बीमारी हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम अगर सप्रेस है, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, या हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, या किसी को बुढ़ापा हो चुका है, या बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है अल्कोहल का, या कुछ जो व्यक्ति होते हैं अदर कंट्रीज से माइग्रेटेड होते हैं या उनको टीबी होता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर माना जा सकता है जो कि ट्यूबरकुलोसिस को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सो फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस को गॉन कॉम्प्लेक्स या चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। इस प्रकार की कंडीशन में जो व्यक्ति होता है उसको यह इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम होता है, यानी कि पहले इस प्रकार का इन्फेक्शन कभी नहीं हुआ होता है, उसको फर्स्ट टाइम होता है, तो उसको प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। जब भी यह इन्फेक्शन व्यक्ति के अंदर होता है तो सबसे पहले वो लंग्स के पेरिफेरी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है इस प्रकार के इन्फेक्शन उसको पहले ही हो चुका है, सेंसिटाइज हो चुका है और उसको दोबारा से हुआ है, तो इस प्रकार की कंडीशन को सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस या पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस या री इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस या क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ट्यूबरकुलोसिस किस प्रकार से फैलता है। जब भी कोई ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ खांसता है
या चीखता है या कहीं पर भी थूक रहा है, या उसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपका माउथ जो होता है वो कवर नहीं होता है या वेंटिलेशन नहीं होता है, तो इस प्रकार की कंडीशन में ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस आपको हो सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं, तो सबसे पहले आता है कफिंग, यानी कि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा खांसी होने लगती है। अगर व्यक्ति को खांसी 14 दिन से ज़्यादा हो चुकी है तो उस व्यक्ति को टीबी हो सकता है। एवं जब भी व्यक्ति खांसता है तो खांसने के साथ साथ उसको ब्लीडिंग भी होने लगती है, यानी कि जब हम जो सलाइवा बाहर निकालते हैं या बलगम बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ में ब्लड भी दिखता है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार आने लगता है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है एवं उसके वेट में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। व्यक्ति के सीने में दर्द होने लगता है और कभी कभी बुखार के साथ साथ में उसको ठंड भी लगने लगती है। जब भी व्यक्ति रात को सोता है तो उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उसको भूख भी कम लगने लगती है। जब भी किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो उस प्रकार के कंडीशन में कुछ जांचें या इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ सकते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सेकंड आता है रेडियोग्राफिक फीचर्स और थर्ड आता है बैक्टीरियोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट रूल ऑफ टीबी डायग्नोसिस इज़ टू थिंक ऑफ टीबी, यानी कि टीबी का अगर डायग्नोसिस करना है तो उसका फर्स्ट रूल क्या है, उसके बारे में सोचना। जैसे कि हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हम ये बताते हैं कि मेरे को वो खांसी हो रही, 14 दिन से ज़्यादा हो चुका है, बलगम आ रहा है और ब्लड भी बाहर निकल रहा है, बुखार आ रही है। जब भी ये सिम्टम्स यानी कि लक्षण उनको बताएंगे तो डॉक्टर सोचेगा कि मे भी इसको टीबी हो सकता है, तभी वह टीबी के टेस्ट लिखेगा आपको। अगर वो नहीं सोचेगा तो टीबी के टेस्ट नहीं लिखेगा, वो दूसरे किसी चीज़ के टेस्ट लिख सकता है। उसका फर्स्ट रूल क्या है, जब भी टीबी की डायग्नोसिस करनी है तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। वो किसके आधार पर, उसकी हिस्ट्री के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन आता है रेडियोग्राफिक फीचर्स, यानी कि चेस्ट एक्सरे। जब भी किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो उस कंडीशन को रूल आउट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। तो जो चेस्ट एक्सरे की जो फाइंडिंग्स आती है उसमें ये चीज़ शो होती है कि जो लंग्स का जो अपर लोब है वहाँ पर केविटी बन चुकी है, वहाँ पर पस भी होने लगता है। लेकिन जो चेस्ट एक्सरे होता है वो सजेस्टिव डायग्नोसिस देता है, ना कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। जो थर्ड इन्वेस्टिगेशन आता है वो आता है बैक्टीरियोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो इसके अंदर भी 3 प्रकार के टेस्ट आते हैं, इन्वेस्टिगेशन आते हैं। सबसे फर्स्ट आता है कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड सच एज स्मीयर या कल्चर। सेकंड आता है इम्यूनोलॉजिक डायग्नोसिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलिन टेस्ट इन गामा ऐसे। थर्ड आता है न्यू डायग्नोस्टिक मेथड, जैसे कि NNA, BAC-TEC एंड MGIT। तो ये जो टेस्ट होते हैं इसके आधार पर हम कंफर्म कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को टीबी है या नहीं है। कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड के अंदर सबसे फर्स्ट आता है स्मीयर टेस्ट, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कफिंग करता है तो उसका स्पुटम लिया जाता है एग्जामिनेशन के लिए। उस एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली जो एसिड फास्ट वेसिलाई हैं उसका स्टेनिंग किया जाता है। उसी के आधार पर ये कंफर्म होता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। तो इसमें जो स्टेनिंग की जाती है, स्टेनिंग के लिए 2 स्टेनिंग यूज़ की जाती है, जील नेल्सन एसिड फास्ट स्टेनिंग, और सेकंड आता है ओरामाइन और रोडोमाइन स्टेनिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट एक प्रकार से जो एसिड फास्ट वेसिलाई हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। कल्चर टेस्ट एंड स्मीयर टेस्ट दोनों ही गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए। बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर सेकंड आता है इम्यूनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर आता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसका दूसरा नाम मॉन्टक्स टेस्ट भी है। इस प्रकार की कंडीशन में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स स्किन की सुपरफिशियल लेयर में इंजेक्ट किए जाते हैं और इसकी जो साइट होती है वो आती है फोरआर्म। और इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जब भी ये प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स इंजेक्ट किए जाते हैं तो उसके करीबन 48 से 72 घंटे के बाद में जहाँ पर इंजेक्ट किया है वहाँ पर
व्हील देखी जाती है, यानी कि उभरा हुआ पार्ट देखा जाता है। अगर वो व्हील 10 mm से ज़्यादा है तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि उसको टीबी है। अगर 5 mm से कम देखी जाती है दैट मीन्स ये चीज़ इंडिकेट करती है कि उसको टीबी नहीं है। नेक्स्ट आता है गामा इंटरफेरोन रिलीज एसे। जो इस प्रकार का टेस्ट होता है वो किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है? अगर किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक एंटीजन एंटर करता है तो उस वाली कंडीशन में टी लिम्फोसाइट्स गामा इंटरफेरन रिलीज करता है। तो इस प्रकार की कंडीशन ये चीज़ इंडिकेट करती है कि उसको टीबी हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है। अगर कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस यूज़ करना है तो मॉन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि यह जो टेस्ट होता है अदर बीमारियों के लिए भी यूज किया जाता है। आता है प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर आपको टीबी के फैलाव को रोकना है, स्प्रेड को रोकना है, तो उस प्रकार की कंडीशन में कुछ आप मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मास्क पहनना। जब भी आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में या हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी टीबी के सेंटर में जाते हैं तो आपको मास्क लगा के जाना चाहिए, जिससे कि आपको टीबी नहीं होगा। सेकंड आता है बीसीजी वैक्सीनेशन। जब भी छोटे बच्चे टीकाकरण के लिए जाते हैं तो उनको बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए मानी जाती है। रेगुलर मेडिकल फॉलोअप करवाना चाहिए, जैसे कि अगर आपको कुछ भी तकलीफ़ हो रही है, खांसी हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास में सलाह या परामर्श के लिए जाना चाहिए। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। अगर किसी को टीबी हो चुका है तो आप उसको आइसोलेट कर दें, ताकि वो जो चीज़ है दूसरों को नहीं फैलेगी। नेक्स्ट आता है वेंटिलेशन। आपके घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, नेचुरल सनलाइट वहाँ पर एंटर होनी चाहिए, जिससे कि घर के अंदर जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और न ही कोई बीमारियाँ होती हैं। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन। जैसे कि जो भी पेशेंट है उसके जो कपड़े हैं, जो भी चीज़ें होती है, जो अटेंसिल्स होती हैं, उसको अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होता है उसके द्वारा मारा जा सकता है, ताकि जो भी उसके कीटाणु होंगे वो वहीं के वहीं मर जाएंगे, दूसरों को नहीं फैलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।